फैमिली का रोल जानना चाहूंगा, पर्टिकुलरली योर फादर एंड योर सिबलिंग्स एंड योर मदर. यस. मेरे पिताजी एक फार्मर हैं. Yes. और वो टैक्सी भी चलाते हैं. Especially when girls think of this career, right? What kind of challenges do they face? सर मेजर चैलेंजेस जो आते हैं वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से भी आते हैं एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है कि सोसाइटी से जो प्रेशर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले, बच्चे तक ना आने. Prospects अच्छे हो जाए. विच नाउ आई विल डिसएग्री कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो. प्रिया, आपने कोचिंग दिल्ली में ली, काफी समय वहाँ पे आप रहे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने हमसे गाइडेंस लेना चाहिए? जिनका 2022 कार्तिकेय में वर्मा. जी सर, उनका सिलेक्शन हो गया था, तो उन्होंने मेरे को यूनिक एकेडमी के बारे में बताया. Indeed, as feminists said, women are not born, but they are made. But sometimes there are positive exceptions. Women are made to empower themselves. Women are made to compete with the men. Women are made to stand shoulder to shoulder with the men. A daughter of a farmer from a village from Sonipat district, Haryana, stands here with us today in this podcast with All India rank 219. She has been born and brought up in an environment which can be called as patriarchal. She has her own struggle. Her family stood by her. She was supported by her father in the context in which women were married off early. They were not sent outside the village for the education. And this is one exception that we see. In this podcast, I express a very earnest desire that these exceptions become norm in the future. I am Pankaj Vatte. In this unique podcast, I welcome Priya, who is our story of inspiration today. आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सर. प्रिया, उसी सवाल से शुरू करते हैं जहां पे मैंने अभी बोला कि ये एक एक्सेप्शन लगता है. एक पेट्रियार्कल सेटअप है जहां पे लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती और उनको एजुकेशन के लिए उतना एनकरेज नहीं किया जाता. आप अपनी स्टोरी बताइए, आपके विलेज से लेकर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का रोल उसमें, और जहां पे आज आप खड़ी हैं, 219 रैंक है आपका. मैं जानना चाहूंगा कि आपकी स्टोरी क्या है. जी सर. So first of all, thank you for welcoming me here. And अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं तो सर मैं एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है घरवाल, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ. yes. मेरे पिताजी एक फार्मर हैं. yes. और वो टैक्सी भी चलाते हैं. तो शुरू से जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो एक मेरे गांव के पास में एक स्कूल था, नजदीक वाले गांव में, वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है. okay. तो मेरा रूरल बैकग्राउंड है स्कूलिंग का. फिर जब मैं 9th और 10th क्लास में थी तो मेरी एक टीचर थी जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है. स्कूल टीचर जो है मेरी, तो उनसे मेरे को पता चला कि यूपीएससी के बारे में. ओके. जी सर. तो सर नेचुरली जो ये थॉट है टू बिकम ए आईएएस सिविल सर्वेंट, वो मेरे साथ स्टिक करके रह गया. ओके. जी सर. फिर मेरे रिलेटिव्स है सर, मामा जी, तो उन्होंने, वो मेरी जो फैमिली है उनमें वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की कि मैं कैसे 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आऊं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में. सर क्योंकि मेरे को यूपीएससी करनी थी तो 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई. उसके बाद से मेरा ये 4th अटेम्प्ट है यूपीएससी में. लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया है और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं नहीं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ पाया. एंड दिस ईयर होपफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड पेरेंट्स मैंने, और बल्कि हम सभी ने AIR 219 अचीव की है. तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. प्रिया, इसमें मैं आपके फैमिली का रोल जानना चाहूंगा, पर्टिकुलरली योर फादर एंड योर सिबलिंग्स एंड योर मदर. जी सर. सर मेरे फादर, अनलाइक द एनवायरनमेंट जो मेरे वहाँ पे गांव में है, which is very patriarchal. It is not very common कि लड़कियां गांव से बाहर जाएं पढ़ने के लिए, स्पेशली एक गांव से मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो भी दिल्ली. इससे पहले जब मैं ड्यू में आई 2017 में, उससे पहले मैं किसी पास के टाउन में भी नहीं गई थी अकेले. तो मेरे फादर काफी प्रोग्रेसिव है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन. वो काफी लिबरल है. उन्होंने सपोर्ट किया हमारी एजुकेशन को भी. मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, उनको भी काफी एजुकेशन के लिए प्रमोट किया. तो उनके एफर्ट्स की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से मैं दिल्ली आ पाई. दिल्ली में आके, क्योंकि वहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, तो जो मेरी थिंकिंग है वो काफी ब्रॉड हो गई. जो एक्सपोजर था, जो फ्रेंड्स थे, उसने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफी हेल्प किया.
दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इस डिस्कशन की। एक, इनके फादर का जो रोल रहा वो काफी अलग रहा और सभी ने इससे कुछ सीखना चाहिए, हमारी फैमिलीज ने भी। लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, उससे एक एम्पावरमेंट होता है। दूसरी बात, उन्होंने उसको बाहर भेज दिया, मेट्रो सिटी भेज दिया, जहां से एक ब्रॉड आउटलुक उनका डेवलप हुआ। एक्सपोजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी की भी अपब्रिंगिंग में, किसी की भी डेवलपमेंट में। एज यू राइटली सेड, योर जर्नी हैज बीन क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। I want to ask you, especially when girls think of this career, right? What kind of challenges do they face? सर मेजर चैलेंजेस जो आते हैं वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से भी आते हैं। जैसे मेरे गांव में पहले तो मेरे फादर ने ये चीज हम तक नहीं आने दी, जितना भी प्रेशर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अभी रिजल्ट आ गया है तो उसके बाद उन्होंने कुछ इंस्टेंसेस मेरे को बताए कि कैसे कैसे प्रेशर था। स्पेशली क्या होता है गांव में, शादी को लेके काफी प्रेशर होता है Right. कि लड़की बड़ी हो रही है, तो कल्चर ये है कि 12th होते ही शादी कर देते हैं। Right. कि सामने वाले जो भी हस्बैंड है उनकी फैमिली बच्चे को बढ़ा लेगी, क्योंकि सैलरी तो पेरेंट्स को मिलेगी नहीं, सैलरी उनको मिलेगी, तो उनकी ये सोच होती है। सेकंड थॉट ये होता है कि सर जो भी, ये मैं ये नहीं कहूंगी ये सिर्फ हरियाणा में है बल्कि ये ऑल ओवर इंडिया, की जो घर की जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट होती है, वो कहीं ना कहीं उसका बर्डन सिर्फ लड़की के ऊपर थोप देते हैं। Right. कि अरे लड़की भाग जाएगी तो फिर तब आप शादी करोगे क्या? तो ये उनके वर्ड्स होते थे। तो इन चीजों को मेरे फादर ने कभी हम तक नहीं आने दिया। पहुंचने नहीं दिया। जी, उनका एक सिंपल वर्ड होता था, जो रिप्लाई होती थी कि जब तक मेरे बच्चे पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा चाहे वो बुढ़े हो जाए। तो उनका ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, इवन रिजल्ट जब आने वाला था यूपीएससी वाला, उससे एक दिन पहले भी उनका मेरे पास फोन आया था। तो ही सेड देखो मेहनत की है, रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, पर अनफॉर्चुनेटली लक की वजह से या जो भी है, अगर नहीं आता तो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है, आपको जितना पढ़ना है पढ़ सकते हो। इससे क्या होता है सर, आपका जो प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर वो सारा पेरेंट्स ले लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है कि सोसाइटी से जो प्रेशर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लो, बच्चे तक ना आने दे। वो ट्रांसफर नहीं जी होना सर, चाहिए। वो ट्रांसफर नहीं होता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने बताया आपके फादर का, वो भी 4th अटेम्प्ट के बाद। जी सर। जनरली हमने जो देखा यहाँ पे कई बार लड़कियों को यूपीएससी करने के लिए प्रमोट किया जाता है, बट 1-2 अटेम्प्ट के बाद वो प्रेशर आने लगता है कि शादी करनी है, समाज क्या बोल रहा है। तो आपके फादर को बहुत बहुत बधाई, और वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इन दिस एनवायरनमेंट। थैंक यू सर। प्रिया, आप मुझे बताइए कि आपने जो ग्रेजुएशन चूज किया, बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस, जी सर, उसके पीछे कोई थॉट था कि यूपीएससी का ऑप्शनल ध्यान में रख करके आपने वो चूज किया? सर मुझे ये लगता है कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने का डिसाइड करते हो तो उसमें एक मेजर रोल होता है आपके टीचर का। अगर टीचर, जैसे स्कूल में मेरी जो टीचर थी जिनका मैंने बताया, जिन्होंने मेरे को यूपीएससी करने के लिए इंस्पायर किया, तो वो हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। तो वो काफी अच्छा पढ़ाती थी हमें, तो वहां से मेरे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। प्लस उस टाइम ये कंसेप्शन था, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो यूपीएससी में आपकी हेल्प हो जाती है, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो जाते हैं। विच नाउ आई विल डिसएग्री कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, जैसे साइंस वाले बैकग्राउंड से हम देखते हैं कि हर साल इंजीनियर्स जो है उनका ज्यादा होता है, क्योंकि उनका एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, कि एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। आई वुड से एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल चांसेस। ओके। आपने बीए ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, आपने मास्टर्स किया जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका फेलोशिप भी है पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट के थ्रू। यस सर। ये सब करने के बावजूद आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने पॉलिटिकल साइंस में कोचिंग लेना चाहिए या फिर उसकी अलग तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर एक तो ये क्योंकि मैंने वैसे तो एज वी सेड अर्लियर कि बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस है सर, क्योंकि मैं दिल्ली में न्यू थी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, जो मैंने कॉलेज के टाइम पढ़ा तो वो चीजें इतनी शायद ग्रास्प नहीं हो पाई। और कॉलेज में क्या होता है कि आप इतना ज्यादा सीरियस नहीं होते हो, इवन अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है उस चीज को लेके। तो मेरे को लगा कि हमें मेरे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो मैं एक फोकस्ड जो यूपीएससी का सिलेबस है उससे रिलेटेड मैं एक कोचिंग मैंने डिसाइड की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मास्टर्स लेवल तक की नॉलेज चाहिए ऑप्शनल के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कोचिंग लेनी चाहिए, और मैंने कॉलेज के जो लास्ट ईयर था, जब खत्म होने वाला था लास्ट सेमेस्टर, तब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। प्रिया, आपने कोचिंग दिल्ली में ली, काफी समय वहां पे आप रहे,
तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने हमसे गाइडेंस लेना चाहिए? सर मेरा PSIR में एक बेस तो तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में कोचिंग ली थी, और मैंने लास्ट ईयर भी 2023 में मेंस दिया है PSIR से। लेकिन मेरे को लगा कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो सभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबने दिल्ली में रह के एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ही या किसी एक जगह से ही कोचिंग ली है, सब सेम आंसर्स लिखते हैं। तो आई वांटेड समथिंग डिफरेंट, कि मेरे को कहीं बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, वैल्यू एडिशन मिल जाए। तो मेरे एक मेंटोर है कार्तिकेय सर, जिनका 2022 कार्तिकेय में वर्मा जी सर उनका सिलेक्शन हो गया था। तो उन्होंने मेरे को यूनिक एकेडमी के बारे में बताया कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है, वैल्यू एडिशन है, काफी सिंप्लीफाइड मैनर में और इंटरलिंकिंग करके चीजें बता रखी है। एंड जैसे आपसे भी मेरी बात हुई, तो आपने जो वॉल्यूम्स है पॉलिटिकल जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड जो 3 वॉल्यूम्स है सिलेबस की, वो मैंने पढ़ी, वो किताबें मैंने पढ़ी जिसमें PYQs वगैरह हैं। आप इसका जिक्र कर रहे हैं? जी सर, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। यस हाँ जी सर। तो उसमें PYQs थी सर, काफी क्रिस्प कंटेंट है और इंटरलिंकिंग है उसमें, तो उससे बेटर विजुअलाइज कर पाई मैं आंसर्स को, इंटरनलाइज कर पाई, और होपफुली उसकी वजह से मेरा आपके पास जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ। ओके। कार्तिकेय वर्मा जो अभी IPS है, राजस्थान केडर में वो काम कर रहे हैं, उन्होंने रेफर किया था प्रिया को, एंड प्रिया बेनिफिटेड फ्रॉम दिस बुक्स। आवर एंडेवर फ्रॉम इन पब्लिशिंग दिस बुक्स वाज टू ब्रिंग लेटेस्ट कंटेंट फ्रॉम रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस in a simplified manner which students can internalize in a better manner, right? प्रिया से मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगा ताकि हम भी आपसे जाने कि आप जब PSIR कोचिंग के बारे में सोचते हो तो आप उस कोचिंग क्लास में एक्सपेक्टेशन क्या रखते हो? सर जैसे कि जो PSIR ऑप्शनल है, कोई भी ऑप्शनल है, हमें सबसे पहले जो नीड है किसी भी ऑप्शन रिलेटेड वो है क्लैरिटी। हमें चीजों को सिर्फ ऐसे क्रैम नहीं करना है कि सपोज सोक्रेटिस एक फिलोसोफर, उन्होंने ये कहा है तो हमने क्रैम कर लिया। उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, उसकी आज क्या एप्लीकेशन है, उसको आप कैसे रेलेवेंस उसकी प्रूव करते हो, उसको इंटरनलाइज करने की जरूरत है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मिसिंग होती थी कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे। सेकंड सर, जैसे कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं, दे स्टार्ट डिक्टेटिंग द थिंग्स। ओके। थोड़ा सा समझाया, then they'll make us write in the notebook. ओके ओके। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको नोट्स प्रिंटेड मिलने चाहिए और थरो डिस्कशन होना चाहिए क्लास में। ओके, सो दैट इज वन एस्पेक्ट। सो कोई थिंकर आप जो बोल रहे, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहे थे? सबाइन बोलते हैं कि पॉलिटिकल थियरीज आर सीक्रेटेड इन द इंटरस्टाइस ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस। सो प्लेटो वाज इन अ वे रिस्पॉन्डिंग टू दैट पेलोपोनेशियन वॉर एंड इन दैट एंटायर कॉन्टेक्स्ट। तो वो आप कह रहे हैं कि इसको ठीक से समझाना बहुत जरूरी है, उसको इंटरलाइज कराना बहुत जरूरी है। राइट, ओके। आपने 4 अटेम्प्ट दिए, उसमें से 2 अटेम्प्ट में आप मेंस लिख चुकी हैं। जी सर। तीसरा जो अटेम्प्ट था आपका, जिसमें आपने मेंस लिखी, फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था और किसी के लिए भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओ, फिर वहां से एक नेगेटिव रिजल्ट हाथ में आ जाए, और जबकि आपको उसको रिएक्ट करने का भी समय नहीं है क्योंकि अगली प्रीलिम सामने खड़ी है। तो वो जो पूरा प्रेशर था, फेल्योर का प्रेशर, फिर आगे के एग्जाम का प्रेशर, उतना समय नहीं है आपके पास। इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? सर मेरे को अभी भी याद है, जैसे लास्ट ईयर 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था, और जो उसके 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के बाद प्रीलिम्स था। तो जब आप ऐसा सेटबैक फेस करते हो सर, उस टाइम आपका जो करेज है, आपकी जो फैमिली का जो सपोर्ट है, वो सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को बूस्टअप किया इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आप हेल्पलेस फील करते हो कि मैं इस चीज से कैसे बाहर आऊं। तो आप इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। उस टाइम पे कोई भी हमें कुछ बोलता है, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, एटलीस्ट 1 to 2 days। लेकिन जब 1-2 दिन हो जाते हैं तो विद टाइम हम बाउंस बैक करते हैं, हील्स करते हैं। और जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, फिर मामा मामी जी हैं, तो मेरे को काउंसलिंग करते थे, समझाते थे चीजें, तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली इस चीज को से निकलने के लिए। प्रिया बार बार फैमिली का जिक्र कर रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किरदार निभाते हैं, ऐसा ये बहुत प्रतीत हो रहा है। जी सर। और ये जो आप अभी कह रहे थे कि इंटरव्यू के बाद जो एक फेल्योर आता है वो काफी बड़ा है, उसको फिर हैंडल करना, उसके बाद प्रीलिम का एग्जामिनेशन के बारे में सोचना, तो वहां पे फैमिली प्लेज ए क्रूशियल रोल। इस माध्यम से मैं सभी फैमिलीज को बोलना चाहूंगा, स्टैंड विद योर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात जो प्रिया यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रही है, जो मैं करना चाहूंगा,
उनके फादर ने इनके ऊपर बहुत बड़ा एक ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने सपोर्ट किया, जबकि ये सारी नेगेटिव बातें बोली जा रही थी समाज में कि लड़कियां भाग जाती है, लड़कियां कुछ ऐसे करेंगी तो क्या होगा, घर की इज्जत का सवाल एंड ऑल दैट। एक बात यहाँ पे ये कहनी बहुत जरूरी है कि प्रिया ने उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फादर के प्रति दिखाया और उसको प्रूव भी किया, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड कांग्रेचुलेट फॉर दैट एज वेल, यू हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने प्रेशर के बारे में बात की, हाउ टू ओवरकम इट, राइट, उसमें एक फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा, राइट। एक बात जो आपके स्कोर कार्ड से मैंने देखी, उसमें आपने एथिक्स के पेपर में, जीएस पेपर 4 में 129 आपका स्कोर है। क्या आप उसके बारे में ब्रीफली बताएंगे कि किस तरह से इस तरह का स्कोर आप कर सकते हो इन पेपर 4? जी सर। सर जो एथिक्स पेपर है, बाकी जो 3 पेपर्स है 1 2 3 उनसे टोटली डिफरेंट है। उनमें क्या होता है कि आपने चीजें समझ ली, एक सेट पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग पकड़ लिया तो आप लिख लोगे। लेकिन GS4 डिफरेंट है, उसके सबके आंसर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। कौन कैसे इंटरप्रेट करता है, केस स्टडीज को कैसे, कितने प्रैक्टिकली आप बैलेंस करते हो, डिफरेंट होंगे और डिफरेंट होने चाहिए, तभी जाकर के मार्क्स मिलेंगे, राइट? यस। सो उसमें डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप कितनी चीजें आप इंटरनलाइज है। सपोज मोरालिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस है, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन को क्रैम कर लोगे तो आप नहीं लिख पाओगे, एग्जाम्पल्स को आप लिंक नहीं कर पाओगे। तो इसमें बेसिक चीज है कि चीजों को समझे, कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करें, देन उनको इंटरलिंक करें। एंड मेजर जो चीज सर है इसमें, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल GS4 में। सर आप जो बोल रहे थे इंटरनलाइज करना, शायद उसके बाद ही इंसान अपने एग्जांपल्स फाइंड कर सकता है। ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो एथिक्स के लिए एग्जांपल्स ढूंढते हैं बुक्स में, तो सभी के एग्जांपल्स फिर सेम लगने लगते हैं, फिर स्कोर के ऊपर शायद वो इम्पैक्ट होता होगा। जब आप इंटरनलाइज करते हो और जब आप अपने एग्जांपल देते हो तब वो स्कोर शायद काफी अच्छा आता है, जैसे कि प्रिया का आया। वी टॉक्ड अबाउट प्रिपरेशन। प्रिया, आपके प्रिपरेशन के बारे में हमने जाना, आपके बैकग्राउंड के बारे में जाना। मैं थोड़ा सा कुछ अलग जानना चाहूंगा आपसे। आप जब सर्विस ज्वाइन करोगे, आपके मन में कोई थॉट है जिसको लेकर के आप वहां पे जा रहे हो, कुछ करना चाहते हो वहां जाकर के? ये तो क्लियर है कि सभी बच्चे कहीं ना कहीं वो एक IAS सर्विस चाहते हैं, IPS, IFS, लेकिन आप कुछ बच्चे वो भी सोचते हैं कि वहां जाने के बाद हमने क्या करना है। तो आपने ऐसा कुछ सोचा? सर वैसे तो जो बेसिक थॉट है मेरे अंदर वो है कि मेरे को कोई भी रोल मिलेगा किसी भी टाइम पे थ्रू आउट द नेक्स्ट 25 to 30 years, मैं चाहूंगी कि मैं उसको बेस्ट तरीके से, अपना जितना भी बेस्ट पॉसिबल है उसको डिलीवर करूं। तो सर अगर मेरे को, क्योंकि मेरा बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम और इम्पैक्टेड फ्रॉम माय बैकग्राउंड, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिन पे मैं फोकस करना चाहूंगी। जैसे पेरेंटिंग, I would like to focus upon parenting with the combination of primary education. That's right. जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कहते हैं कि जो फर्स्ट 5 years होते हैं 90% आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो वहां पे जो उसकी ब्रिंगिंग है उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। एंड सेकंड वुड बी सर एग्रीकल्चर। यस, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपका पूरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, आपके फादर फार्मर है, किसान है वो, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया आपको, तो आप उस फील्ड के बारे में कुछ कहना चाहोगे जहां पे एक पॉजिटिव इंटरवेंशन हो सकता है सरकार की तरफ से, IAS ऑफिसर की तरफ से? सर इंटरवेंशन इन द सेंस कि बहुत सारी स्कीम्स हम जो होते हैं फार्मर्स, उनको पता नहीं होती है। जैसे मेरे फादर, उनको भी नहीं पता है। दो हरियाणा इज वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट, स्टिल वहां पे जो अवेयरनेस है कि इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च हो गई है, ये एफर्ट्स हैं, क्या बेटर क्रॉप्स उगाई जा सकती है, क्योंकि अभी मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है, आइदर इट्स व्हीट और राइस ओनली। बाकी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे लोन्स लेने हैं या टेक्नोलॉजी का यूज करना है। सो मैं चाहूंगी कि अगर कोई नई स्कीम लॉन्च होगी तो कैसे ग्राउंड लेवल तक उसको पेनिट्रेट करना है, दैट शुड बी फोकस्ड अपॉन। ओके प्रिया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगी पर्टिकुलर टू गर्ल्स, बिकॉज आपका जो अपब्रिंगिंग है, जहां से आप आई हैं, आपने जो कहा कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है, बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, उनको बाहर नहीं भेजा जाता, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और एस्पायरेंट्स इन जनरल? जी सर पहले तो पेरेंट्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गर्ल चाइल्ड, कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए सर, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फुटिंग पे उनको नहीं रखेंगे तो वो इक्वल ग्रो नहीं कर पाएंगे। आजकल इंडिपेंडेंट होना बच्चे का वो बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स को ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा अपने बच्चों पे,
एंड सिमिलरली मैं इस पे बहुत एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि जो ट्रस्ट है वो टू वे प्रोसेस होती है। अगर पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो बच्चे को भी नहीं तोड़ना चाहिए वो ट्रस्ट। राइट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको निभाना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप डिसिप्लिन रह पाओगे अपनी प्रिपरेशन में। तो आप उसका मैं चाहूंगी कि सब लोग उसका ध्यान रखें। राइट। इन जनरल एस्पायरेंट्स के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी सर। सर इस जर्नी में 4 to 5 years मैंने स्पेंड किए हैं, तो कुछ वैल्यूज हैं जो आपकी इस जर्नी के थ्रू आउट आपको हेल्प करेंगी। जैसे वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम क्या है, नॉट जस्ट मी बट एवरीबडी, हम क्या क्रिप करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, हमारे पास ये नहीं है, लेकिन हम इस पे फोकस नहीं करते कि हमारे पास क्या है। एटलीस्ट हमें जो हमारे जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल करने की, चेस करने की अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है। बहुत लोगों को तो वो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती है, तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसे पे हमें फैमिली मिली है, इतने इवन जो रिसोर्सेज हम कोचिंग ले पा रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके टुवर्ड्स भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस नहीं है तो आप 4 to 5 years सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आई वुड से जितना आपका सेक्रीफाइस, बड़ा सेक्रीफाइस होगा, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। राइट। On this note, I would like to conclude. There are few things which can be called as takeaways, right? First of all, we need to understand that despite being a farmer, despite having three children at home, 2 daughters, 1 son, a farmer from Haryana has supported his daughter to the extent she has reached a different height today. So we need to learn a lot from her father, from Priya as well. Secondly, Priya has had that journey through tough times, tough situations, जहां से वो उभर करके सामने आई हैं। और तीसरी बात, उन्होंने जो कहा कि आपने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके लर्निंग में, आपके कोचिंग में, वो बात बस PSR के लिए नहीं, बाकी सभी ऑप्शनल्स के लिए एप्लीकेबल है। आप सभी ने हार्डवर्क तो पुट इन करना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि इंटरनलाइज करना उन चीजों को। एथिक्स के पेपर के बारे में उन्होंने जो कहा, जहां पे इंटरनलाइज करके उसको अपनी भाषा में रखना, अपने एग्जाम्पल्स देना, उससे वो स्कोर बढ़ता है, ये भी हमने आज सीखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये पॉडकास्ट का सीरीज है। ये दूसरा पॉडकास्ट था हमारा, पहला अदिबा आनम के साथ जो हुआ था, जवाद काजी सर ने जो लिया था। ये सीरीज हम जारी रखेंगे एंड वी वुड लर्न मोर फ्रॉम ऑल दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। आप हॉबीज की बात कर रहे थे हम। आपकी हॉबी क्या है एग्जैक्टली? सर एक जो मेरी हॉबी है मेजर, इट्स बाइक राइडिंग। तो इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, बाइक राइडिंग में भी। तो आपको अलाउ किया गया था वहाँ पे हरियाणा में, आप जो बोल रहे थे? जी सर, वहाँ पे भी फादर का रोल है। जब मैं आई थिंक 8 या 9 क्लास में थी, तो ऑफिशियली इट्स नॉट अलाउड टू राइड अ बाइक, बट लेकिन गाँव में, क्योंकि गाँव की अपब्रिंगिंग है, तो मेरे को काफी इंटरेस्ट रहा है बाइक राइडिंग, कार ड्राइविंग। तो वो तो नहीं आती है, बट बाइक राइडिंग आती है। तो फादर, जैसे भी हम खेत में जाते थे एग्रीकल्चर फील्ड में, तो पिताजी मेरे को जैसे आगे बिठा लेते थे बाइक पे, तो वो मेरे को सिखाते थे कि कैसे। तो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की एंड नाउ आई कैन राइड अ बाइक। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। सो यू हैव डेवलप्ड हॉबी इन दैट नाउ? यस। ओके।